societies in which different communities of people live together. जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग एक साथ रहते हैं. These rules are formulated throughout consensus. वो अपनी सहमति के अकॉर्डिंग अपने रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं. In modern some countries, these consensus in usually applicable in written form. और जो बड़ी-बड़ी कंट्री हैं, बड़े-बड़े देश हैं, वहाँ पर जो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको लिखित रूप दिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं. अब रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि एक लिखित दस्तावेज इन विच वी फाइंड सच एज रूल्स, जो हमें नियमों के रूप में प्रदान किया जाता है, इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन. वो संविधान कहलाता है. वी हैव लुक्ड, हमने देखा है, एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अंदर इन क्लास 6 and 7 यानी कि आप अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले के क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या होता है आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें आपको पहले बताया जा चुका है. भारतीय संविधान है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपकी पुरानी पिछली क्लासेस में मिल चुका है और हम इसके बारे में और भी आपको डिटेल में बताएंगे. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने सोचा है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है. Why we need a constitution or being curious about how the constitution got written, और ये संविधान क्यों लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, और who wrote it. In this chapter we will discuss both these issues, और ये हम इस चैप्टर में इसी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. We will discuss both these issues and also look at the key feature of the Indian Constitution. कि पहले तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि संविधान को क्यों लिखा गया है. फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे why and second who, यानी कि संविधान को क्यों लिखा गया है और इसके की फीचर्स क्या क्या है. की फीचर्स इसके क्या क्या है. why and who यानी कि संविधान को क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, की फीचर्स इसके क्या क्या है. of the Indian Constitution. Each of these features is critical to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in this book. अभी इसके आगे डिटेल में जाते हैं कि why does a country need a constitution, यानी कि एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है. why does a country need a constitution. अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. why does a country need a constitution, यानी कि एक देश को संविधान की आवश्यकता किस लिए है, क्यों है. आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी वस्तु उठाते हैं, जैसे कि मैं ये चौक उठा रही हूँ, तो चौक से मैं हाथ में जैसे आती तो हमारे पहले सवाल ये था कि इसकी आवश्यकता क्यों है. आपको पता है बोर्ड पे लिखना है तो हमें चौक की आवश्यकता होगी. उसी तरह अगर हमारा संविधान बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, देश को इससे क्या बेनिफिट्स है, क्यों इस तरह लिखित रूप दिया गया है. टुडे मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. आपको सबको पता है कि हर देश का अपना अपना अलग संविधान होता है. ये तो ये कि जो हमारे इंडिया में रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं वो अदर कंट्रीज में भी सेम होंगे, यानी कि सब देश के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ये जरूरी नहीं है कि सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें अपना अपना संविधान होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वल पर्पस जो संविधान बनाया जाता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, इसके अपने अपने बहुत सारे कारण होते हैं. फर्स्ट, it lays out certain ideals that forms the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of the society. जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो बाकी
आगे आगे सबको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि वहाँ के लोग कैसा रहते हैं, कैसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, जो मतलब वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिट है या नहीं है, उस चीज को ध्यान में रखकर ही हमारे जो क्वेश्चन रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। A country is usually made of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। मतलब उनकी जो समस्याएं हैं उन सभी को ध्यान में रख करके उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही इस तरह की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेट ऑफ रूल्स, वहाँ के जो रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करके ही कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी सहायता करें, जो संविधान बना रहे हैं उनके लिए सहमत उनकी सहायता करें। इस तरह की रूल्स रेगुलेशन, उस तरह के प्रिंसिपल्स all person in a country can agree upon as the basic of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement of certain ideas that they are believe the country should uphold। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको वहाँ के गवर्नर जो है वो प्रॉपर्ली चला पाए, उनको ध्यान में रखकर के ही इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं। Let us try अब हम कोशिश करते हैं and understand what we mean by this through two constituting situation in this recent history of Nepal। हम नेपाल की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। A country that border India on the north, आपने नेपाल को देखा होगा, ये हमारा इंडिया का जो मैप है इसके बॉर्डर पर ये इस जगह हमारा नेपाल शो होता है, जो अपना क्या है राज्य है, अपना एक अलग देश है, राज्य अपना एक अलग देश है नेपाल, ठीक है ना। यहाँ पे पहले के टाइम में क्या था, राज्य का शासन था। 2006 से पहले यहाँ पे किंग का शासन हुआ करता था। उसके बाद ही क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोग जागरूक हुए, जनता को समझ आई, उन्होंने किंग के शासन का विरोध किया और आज वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, यानी गणराज्य है, जनता का शासन है। Constituting situation to the recent history of Nepal, a country that borders India on the north, यानी कि पूर्व दिशा में, इंडिया के पूर्व दिशा में नेपाल राज्य स्थित है। Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि वहाँ पे पहले क्या था, राजा का शासन था। A people movement in Nepal for several decades to establish democracy, और वहाँ पर मैंने जनता का शासन स्थापित करने के लिए, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए वहाँ की जो पब्लिक है उसने एक लंबा संघर्ष किया है। And in 2006 they finally succeeded in putting on an end to the powers of the king। और 2006 के बाद में वो इसमें सफल हुए, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, राजा का जो शासन होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। The people had to write a new constitution, उन्होंने अपने खुद से एक नया संविधान लिखा to establish Nepal as a democracy, जो एक गणराज्य बना। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, जो कि वो चाहते थे नेपाल वाले, वैसे ही उन्होंने अपना राज्य बनाया। And that they have fought for, और उसमें उनके लिए लड़ाई की, वहाँ के लोगों ने इनके शासन को समाप्त करने के लिए एक लंबी संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई की। As in the game of the football, जैसे कि फुटबॉल के खेल में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, in which change in the constitutive rules will change the game altogether। Nepal was moving from a monarchy to a democratic government, यानी कि राजा का शासन समाप्त करके एक गणराज्य बना, एक डेमोक्रेटिक राज्य बना। उसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, एक लंबा आंदोलन किया। Need to change all its constitutive rules in order to usher in a new society। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। और आज 2015 के बाद उन्होंने अपने एक नया राज्य स्थापित कर लिया, एक नया संविधान स्थापित कर लिया नेपाल के लोगों ने। The captain Anglo-side Elborot Nepal's struggle for democracy, जो वहाँ के जो कैप्टन थे Anglo-side Elborot, उन्होंने नेपाल के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। The second important person, दूसरा जो मेन कारण है
purpose of a constitution is to define the nature of a country political system. जो वहाँ का राजनीतिक सिस्टम था उसको भी खत्म करना बहुत जरूरी था, इसके लिए भी ये एक लंबा संघर्ष चला। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of the government of polity, the constitution play a critical role in the laying our certain important guidelines that govern decision making within these societies. यानी कि जो बड़ी-बड़ी सोसाइटी जो थी वहाँ की उनके द्वारा ही वहाँ का शासन किया जाता है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. जो बड़ी-बड़ी सोसाइटी जो होती हैं वहाँ पर जो पावर होती है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाती है, लीडर्स के हाथ में सौंपी जाती है। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority. और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि वो इस तरह की पावर का मिसयूज ना करें, उसका गलत यूज ना करें। जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके हाथ में अपनी अथॉरिटी दी है, उन्हें पावर दी है, वो उसका मिसयूज ना करें, वो उसका गलत यूज ना करें, इसका भी ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे कि आपकी डेमोक्रेसी है। आपको पता है इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए मेन लीडर की आवश्यकता होगी। आप आए यहाँ से ना समझ के अपने स्कूल में समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा स्कूल है, तो स्कूल की मेन जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? सबसे पहले होती है डायरेक्टर के हाथ में। डायरेक्टर के नीचे हमारे कौन होते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के नीचे मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले होते हैं जो स्कूल की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, मैनेजमेंट देते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं ऑफिस स्टाफ एंड देन टीचर्स, और फिर लास्ट में आते हैं स्टूडेंट, एंड देन लास्ट में आते हैं स्टूडेंट। यानी कि डायरेक्ट बल्कि योग्य है तभी तो उन्हें यहाँ पर बैठाया गया है, उन्हें लीडर, ये हमारे मेन लीडर है। ये हमारे मेन लीडर होते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसके बाद में जिम्मेदारियों को डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके चले जाते हैं, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी को प्रिंसिपल को देते हैं कि हाँ वो अपने सही से काम कर रहा है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी को वाइस प्रिंसिपल को बांट देते हैं, वाइस प्रिंसिपल मैनेजमेंट अथॉरिटी को देता है। इस तरह से ये धीरे-धीरे वर्क डिवाइड होता चला जाता है। ठीक उसी तरह जो डेमोक्रेसी होता है कि मैन जो होता है लीडर या मैन की आपका हो पीएम, मैन होते पीएम के अंदर में हमारे बहुत सारे मंत्री काम करते हैं। तो उसके बाद में आ जाते हैं, उसके बाद में फिर क्या कहते हैं मतलब सेंट्रल वाले आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद में हमारे जिला वगैरह ये सब स्टेट वगैरह आ जाती है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर, हम अपने लीडर्स को खुद सेलेक्ट करते हैं, सो दैट इसीलिए दे कैन एक्सरसाइज अवर पावर रिस्पांसिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ, कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों पर अच्छे से निभाए। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जिसको मैंने जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, गलत यूज ना करे। देयर अथॉरिटी एंड द Constitution usually provide safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. आपको पता है कि अगर एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे तो पूरा स्कूल मैनेजमेंट बिगड़
अबाउट डिस्कस में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो राज्य है इसमें मतलब पीएम के अंदर में भी तीन हमारे होते हैं, लोकसभा राज्यसभा है। की फीचर्स हमारे की फीचर्स का जाएगा इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर आप क्या जाएगा जिसमें आपका मतलब जो डिवाइड कर दिया जाएगा पावर्स को। यस, क्वेश्चन अबाउट which you will read more later in this chapter. Many of these laws are contained in the section of fundamental right. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7 book? आपने अपनी 7th क्लास की बुक में डॉक्टर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी उसमें ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। इन दैट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा we talk about the discrimination of Prakash Forest because he was Dalit. जो दलित समुदाय से वो रिलेटेड करते थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। You read about how the Indian Constitution guarantees the right of the equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of the birth. आपको पता है हमारे भारत समाज में जुड़ना जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे आज जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आज कहीं भी इस तरह का मतलब ये नहीं होता कि आप मैंने किसी से कास्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज के अकॉर्डिंग किसी को के साथ बिहेव करेंगे। यानी कि इक्वलिटी का हमें अधिकार दिया गया है। इक्वलिटी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए रिलीजियंस के अनुसार, यानी कि कोई जाति के अकॉर्डिंग हमारे साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। रिलीजियंस, रेस, कास्ट, जेंडर, यानी यहाँ ये पुरुष है महिला है, इस तरह का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ जाना चाहिए। बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। The right to equality is one of the fundamental rights generated by the Indian Constitution. इसलिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान में इक्वलिटी का ये अपना अलग अधिकार बनाया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान किए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार, इस तरह के बहुत सारे हमें अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे संविधान के अधिकार में प्रदान किए गए हैं। Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominated group does not use its power against other. क्या ये भी जरूरी है कि कोई भी मतलब डेमोक्रेसी राज्य में अब जो संविधान का कोई मिसयूज ना करे, किसी तरह से अपने पावर का कोई गलत यूज ना करे। लेस पावरफुल रूल और ग्रुप, यानी कि जो बड़ी उस पर पावर पे बैठा है वो छोटे पावर वाले से किसी तरह का गलत ना करेगा। Story board role demonstrate one such situation in the classroom. Such unhealthy situation can occur in democratic society too. यानी कि आप अपने क्लासरूम को लीजिए, या फिर क्लासरूम में यहाँ पे आप एक जने को मॉनिटर बनाया गया है, और इस मॉनिटर में पावर का जो मॉनिटर को जो पावर दी गई है, जब टीचर्स नहीं होते हैं तो क्लासरूम को पूरे को हैंडल करें, इस तरह का कोई शोर नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई आवाज नहीं चाहिए, क्लास सब अपने सही से प्रॉपर्ली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, ध्यान रख रखना जो मैन पावर जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? क्लासरूम में मॉनिटर को, तो वो अपनी पावर का मिस यूज ना करे, सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, इन चीजों का ध्यान जो है इसमें रखा जाता है संविधान के अंदर। Such unhealthy situation can occur in democratic society too, where a majority यानी कि बड़ी मात्रा में जो है can continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrated, every society is prone to be this tyranny of the majority. This constitution usually contains rules that ensure that minorities are not
जैसे कि अगर किसी क्लासरूम में गर्ल्स ज़्यादा है और बॉयज कम है, तो आपने देखा होगा कि गर्ल्स ज़्यादा है, हमारे क्लासरूम में 20 गर्ल्स और बॉय हो गए 4, टोटल स्टूडेंट हुए 24। तो जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली क्लास में उनकी लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर क्लास में बॉयज की गर्ल्स की ज़्यादा होती तो माइनॉरिटी को हम ध्यान न दें, जबकि ध्यान थोड़ी दोनों पर दिया जाना चाहिए। माइनॉरिटी में बॉयज कम है, गर्ल्स ज़्यादा है, पर हमारे ध्यान जरूरी है कि हम दोनों का ही ध्यान रखें। ये चीज़ संविधान में ध्यान में रखने वाली बात है कि संविधान में किसी को ये नहीं है कि अगर हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा या अदर कास्ट को नहीं दिया जाएगा। संविधान में सबको एक अधिकार, समानता का अधिकार प्रदान है कि किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह का किसी के साथ ये ना हो। ये मेन चीज कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में ध्यान रखी जाती है। उसके लिए अलग अलग तरह के अधिकार बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड ए क्वेश्चन, और इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण हो गया इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कि दूसरा अब तक तो पहला कारण था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का था, सेकंड था कि हमारी फैसिलिटी वगैरह का ध्यान रखने के लिए कि इसका मिसयूज नहीं, और थर्ड है कि ये हमारी खुद की भी सुरक्षा के लिए भी हमारा संविधान निर्मित किया गया है, जैसे कि हम अपनी आज हमारे पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, हमारे पास किसी तरह की प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, हमारे पास में कोई पावर तो हम अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन जरूरी है। इसलिए हर एक तरह के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसलिए संविधान निर्मित किया गया है। दिस में साउंड स्ट्रेंथ बट व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यूज दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इस चीज में हमारी हेल्प करता है कि वो हमारी किस तरह से सुरक्षा करे हमारे के खिलाफ। लुक एट द स्टोरी बोर्ड, अब चलिए हम स्टोरी बोर्ड में देखते हैं। बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम स्टोरी बोर्ड में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। शबनम एज इन ए फिक्स, शी हैड डिसीजन टू मेक, शबनम को अपने आप अपना अधिकार था कि वो अपने डिसीजन टाइम ले सके। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज, अब मेरे पास 2 चैप्टर हैं रिवाइज करने के लिए, फॉर टुमारोज टेस्ट, यानी कल जो मेरा टेस्ट है उसके लिए। बट इट्स नॉट टाइम फॉर माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम, और इसी समय मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है। आई एम लाइक टू वॉच इट, और मैं इसको देखने के लिए मैं जा रही हूँ। बट इफ आई डू दैट, अगर मैं ऐसा करती हूँ, आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माय रिवीजन, तो मैं अपना रिवीजन फिनिश नहीं कर पाऊंगी। शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, अब उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि शबनम तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मैं इस टीवी प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ, बट आई हैव टू टेस्ट टुमारो, मेरा कल टेस्ट भी है। इफ यू ऑल वॉच टीवी, अगर तुम सभी टीवी देखोगे, आई विल आल्सो वांट टू वॉच, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। आई हैव एन आइडिया, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। व्हाट इफ नो वन वॉचेज टीवी टुनाइट, अगर आज रात कोई भी टीवी को नहीं देखता है, देन आई मे बी नॉट बी टेम्पटेड, तो मैं परेशान नहीं होंगी, मैं दुखी नहीं होंगी। आपने देखा होगा कि एग्जाम टाइम होता है, जब पेरेंट्स या ज़्यादातर नेट को कटवा देते हैं, मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते हैं, टीवी में रिचार्ज नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते, कि वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं। उसी तरह हमारे संविधान होता है कि बहुत सारी बात हमें बहुत जगह
देश के